सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है समय और इतिहास, और यह एक इसका प्रतीकात्मक स्वरूप आप सांकेतिक रूप में हमारे सहयोगी के साथ देख सकते हैं, मनीषा शर्मा के साथ। और पिछले खंड में, इसी चर्चा के पिछले खंड में हम लोगों ने समय को परिभाषित करने की कोशिश की थी और इतिहास लेखन में जो समय की समझ है उसकी क्रिटिकलिटी को समझने की कोशिश की थी, और एक तरह से कैसे समय, चूंकि बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है, फिर भी हम इसे नापते हैं, और इसी के फलस्वरूप क्रोनोलॉजी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इतिहास लेखन में, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और इस चर्चा में हम यह कोशिश करेंगे कि जो प्राचीन भारत की समझ बनी, जो आधुनिक समझ बनी, यानी आधुनिक इतिहास लेखन के तरीके को अपनाकर हमने प्राचीन भारत की जो समझ बनाई, वो मूलतः औपनिवेशिक काल का बाई प्रोडक्ट है, यानी 19वीं शताब्दी का बाई प्रोडक्ट है, जिस समय ब्रिटिश का शासन हमारे ऊपर काबिज था। अतः यूरोप के जो लोग थे, ब्रिटिश और यूरोपीय समुदाय में इतिहास की क्या समझ थी और समय की क्या समझ थी, उसका भी प्रभाव आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा आधुनिक तरीके से 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में ही बनाई गई थी। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ये जो इंपीरियल इंटरेस्ट है, मंशाएं हैं, उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड थी, और इससे दो विरोधाभासी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। उसका उल्लेख हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया है। लेकिन उसके कुछ अच्छे परिणाम भी थे, उसके कुछ वैज्ञानिक असर भी थे, परंतु हम यह भी देखेंगे कि जो यूरोपियन नोशन है, उनकी अपनी जो समझ थी समय की, वो भी काफी पुरानी थी, वो भी चर्च के द्वारा डिक्टेटेड थी, और यूरोप में भी रिफॉर्मेशन हो चुका था, रेनेसां हो चुका था, वहाँ इनलाइटनमेंट हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, और मॉडर्निटी ने अपनी जड़ें बना ली थी यूरोप में। और समय की जो या आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग यूरोपीय समुदाय में थी, वो बदल रही थी 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के दौरान। जो विज्ञान के क्षेत्र में, जियोलॉजी के क्षेत्र में, फॉसिल स्टडीज के क्षेत्र में, डार्विन के आने के पश्चात जो चीजें यूरोप में व्याप्त हो रही थी ज्ञान के तौर पर, समय के बारे में जो उनकी परिकल्पना थी, वो पुनः परिभाषित की जा रही थी। उसका जो स्कोप है, उसका जो एक्सपेंस है, वो सहसा बढ़ रहा था। वहीं भारत में भी समय की एक अवधारणा बनी हुई थी, प्राचीन काल से बनी हुई थी। शुरुआती दौर में जब यूरोपीय इतिहासकार प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखते थे, तो समय के उन बड़े इकाइयों को देखकर वो उसे मनगढ़ंत बातें ही बताते थे। उन्हें लगता था कि इट इज अ फेबल्ड हिस्ट्री, ये कहानी है और किसी के मन का कोई गढ़ा हुआ इकाई है, और उसे अनरियल बताने की कोशिश करते थे। और उनकी अपनी जो समझ थी चर्च के द्वारा डिक्टेटेड, जो कि काफी सीमित स्कोप की थी, उसको वो सही मानते थे। परंतु जैसा मैंने कहा कि औपनिवेशिक काल, भारत में जो यूरोपीय औपनिवेशिक काल है 19वीं शताब्दी का, वह एक महत्वपूर्ण कालखंड है। यह वह भी समय है जब देयर वाज अ क्राइसिस इन द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ क्रोनोलॉजी बाय द यूरोपियंस, और वो भी यहां रिजॉल्व हो रहा है, और उसका असर, उसकी प्रतिध्वनि
उसका आप कह सकते हैं कि उसका शैडो आप इतिहास लेखन में देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूरोपीय परंपरा है इतिहास लिखने की और 19वीं शताब्दी में उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके कुछ अच्छे असर भी हमें देखने को मिलते हैं। एक स्तर पर, जिसे हम ओरिएंटल स्टडीज कहते हैं, उसने संस्कृत भाषा की ध्वनि और व्याकरण की समीक्षा का सम्मिश्रण वैसी यूरोपीय तकनीक से कराया जिसमें भाषाओं के ऐतिहासिक संबंधों को उद्धृत किया जाता था। यहां मेरा आशय यह है कि संस्कृत भाषा भारतीय इतिहास में काफी समग्र तरीके से व्याप्त थी। उसके जो फोनेटिक्स हैं या उसका जो ग्रामर है, ध्वनि और व्याकरण, उसका काफी अच्छा आकलन या उसकी अच्छी समीक्षा भारतीय ग्रंथों में आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि इंडियन पास्ट हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ द फोनेटिक एंड ग्रामर एनालिटिक्स ऑफ संस्कृत या लैंग्वेज। और यूरोप जिस चीज में मजबूत था, जिस तकनीक में मजबूत था, वो था कि लैंग्वेज को कैसे भाषाओं के ऐतिहासिक संबंधों को समझाया जा सके। तो यूरोप में कहीं यूरोपियन जो लर्निंग सिस्टम है उसमें एक परिपाटी चली थी जहां भाषाओं की ऐतिहासिक संबंध को उद्धृत किया जाता था और इन दोनों का एक सम्मिश्रण किया गया। तो व्याकरण और ध्वनि की समीक्षा जो भारत से आ रहा था और यूरोपीय तकनीक के द्वारा जो ऐतिहासिक संबंधों को उद्धृत किया जा रहा था भाषाओं के बीच का, उन दोनों को जोड़ा गया और इस सम्मिश्रण से भाषा और राष्ट्र प्रोजेक्ट का जन्म होता है, यानी लैंग्वेज एंड नेशन। ये जो आज हमारी समझ बनती है मॉडर्न नेशन स्टेट की या मॉडर्न नेशनैलिटीज की, कि यूरोप में जो राष्ट्र हैं वो राष्ट्र इसलिए हैं क्योंकि वो एक अमुक भाषा बोलते हैं, एक भाषा बोलने वाला एक राष्ट्र बन गया। और ये सभी 19वीं शताब्दी यूरोप में ही हो रहा है। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो स्वाधीनता के पश्चात जो राज्यों का विभाजन किया गया उसमें भी इस सोच को काफी जगह मिला और आप कह सकते हैं कि भाषा को एक आधार बनाया गया राज्यों को क्रिएट करने के लिए। तो ये एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव प्रतिफल ओरिएंटल स्टडीज का 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी भारत में रहा है। वहीं दूसरे स्तर पर ब्रिटिश इंडिया स्पेस टाइम के विभिन्न रूपरेखाओं के भिड़ंत का भी स्थल बना और इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की कि जो क्रोनोलॉजी की समझ, जो टाइम की समझ यूरोप में थी मॉडर्निटी के आने के पहले या 18वीं शताब्दी के पहले तक, वो काफी व्याप्त था। जैसे जैसे साइंटिफिक रिवोल्यूशन आता गया, जैसे जैसे रैशनैलिटी, रीजन का प्रभाव यूरोप में बढ़ता गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पश्चात, तो उसके बाद और 19वीं शताब्दी के कई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के पश्चात जो समझ बनी समय की, वो चर्च के द्वारा प्रदत्त जो समय की समझ थी उससे बिल्कुल भिन्न था। और इसके फलस्वरूप 19वीं शताब्दी का भारत मूलतः जो ब्रिटिश इंडिया की समझ है स्पेस टाइम की और भारतीय परंपरा में कैसे समय को समझा गया है, उसका एक भिड़ंत का स्थल भी बना। और so India became the site of this tussle, this tussle between the conceptualization, the European conceptualization of time and Indian conceptualization of time. अगर आप यूरोपीय conceptualization of time की ओर ध्यान दें तो पृथ्वी की उत्पत्ति की यूरोपीय अवधारणा क्राइस्ट के जन्म से 4000 वर्ष पूर्व मात्र का होता है। यानी
जो चर्च के द्वारा बताया गया शुरुआती दौर में कि ये सृष्टि कितनी पुरानी है, ये ब्रह्मांड कितना पुराना है, ये पृथ्वी कितना पुराना है, तो उसे केवल ईसा मसीह के जन्म के केवल 4000 वर्ष पूर्व अर्थ की उत्पत्ति को माना गया। 1493 की एक टेक्स्ट है न्यूरेमबर्ग क्रॉनिकल, और इसमें हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि समय की परिकल्पना कितनी सीमित थी यूरोपीय परंपरा में। न्यूरेमबर्ग क्रॉनिकल में विश्व इतिहास और भविष्य को भी केवल 7 खंडों में एक ब्रह्मांडीय सप्ताह में समाहित कर दिया गया, और हर एक खंड 1000 वर्ष का होता था। यानी कि अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को समाहित कर दें, वर्तमान और भविष्य को भी ले लें, तो 7000 वर्ष का कालखंड है। और न्यूरेमबर्ग क्रॉनिकल यही बता रहा है कि 7000 वर्ष का ही ये पूरा मसला है। और इसी समझ से यूरोपीय समुदाय, इसी समझ की पृष्ठभूमि में साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, रीजन और रैशनैलिटी आ रहा है, इनलाइटनमेंट हो रहा है, और उसके पश्चात जो मॉडर्न साइंस ने समय की परिधि को बढ़ाया, समय के स्कोप को बढ़ाया, वो सभी इसी पृष्ठभूमि में आ रहा है। जैसे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जब शुरू हुआ, तो जो एक समझ बनी, राजनीतिक समझ बनी, वो ये था कि अब भविष्य को अतीत की जरूरत नहीं है। और इतनी कॉन्फिडेंस थी रिवोल्यूशनरीज में कि वो मानते थे कि पास्ट हैज नो रिलेवेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ फ्रांस। और जब ऐसी राजनीतिक समझ बन रही है, तो निश्चित रूप से जो एक सीमित ढांचे में समय को समझने की परिपाटी थी यूरोप में, उसका भविष्य वाला भाग को खोलना पड़ा। यानी कि भविष्य को भी आप 7000 वर्ष में ही समाहित कर रहे थे, उस पार्ट को तो आपको खोलना पड़ा इस राजनीतिक दबाव के कारण, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के राजनीतिक दबाव के कारण, कि अब मनुष्य का जो रीजन है, रैशनैलिटी है, वो निर्धारित करेगा कि भविष्य कितना आगे जाएगा और कैसा होगा। तो एक समझ तो यहां टूटी, एक पारंपरिक समझ जो यूरोप की है वो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ही समय टूटी। वहीं दूसरी ओर 19वीं शताब्दी के मध्य तक भूगर्भ शास्त्र में, जिसे जियोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म यानी कि फॉसिल स्टडीज, और स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस जो कि जियोलॉजी में हम करते हैं कि चट्टानों के फॉर्मेशन का एक वर्टिकल स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस होता है, या फिर उसके बाद डार्विन की जो प्रस्तावना थी कि इवोल्यूशन की, कि हमारे पूर्वज जो हैं वो बंदर थे और उसके बाद फिर हम लोग कॉन्स्टेंटली एक लंबी अवधि में इवॉल्व कर कर अपने वर्तमान स्थिति में आए हैं। तो अगर आप उसे, डार्विन की प्रस्तावना को न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल के 7000 वर्ष के डब्बे में डालें, तो निश्चित रूप से आपको जो शुरुआत का समय है, यानी कि जहां से समय शुरू हो रहा है, उसको भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब एक लंबे अंतराल की जरूरत थी। डार्विन के हिसाब से 7000 वर्ष के छोटे अवधि में हम इवॉल्व नहीं किए थे, और उसके सीधे प्रमाण मिल रहे हैं जीवाश्म में, भूगर्भ शास्त्र में, स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस में, डार्विन की एक्सपोजिशंस में। अतः 1860 के आते आते जो समय की यूरोपीय सीमित अवधारणा का अतीत वाला हिस्सा है, उसे भी तोड़ना पड़ा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने भविष्य का हिस्सा तोड़ा, और 1860 तक जो अतीत वाला हिस्सा है उसे भी तोड़ना पड़ा। अतः 19वीं सदी के मध्य तक समय की यह सीमित यूरोपीय अवधारणा गहरे संकट में आ चुकी थी। इसे ही क्राइसिस ऑफ क्रोनोलॉजी कहा गया है यूरोपीय संदर्भ में। और आप ध्यान देंगे कि 1860 का समय यही समय है, 1857-58 का समय, जब सीधे तौर पर
प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश शासन का भारत में शुरुआत हो रहा है। और यही वो समय है जब प्राचीन भारत के बारे में जो यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस हैं वो ग्रंथ लिख रहे हैं, वो प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों को ट्रांसलेट करा रहे हैं और एक समझ बना रहे हैं एंशिएंट इंडिया की। तो इसी समय में जहां एक क्राइसिस है क्रोनोलॉजी की, उसी समय में एक इतिहास की पुनर्रचना की जा रही है। तो वो कितना कॉम्प्रोमाइज्ड होगा वो आप समझ सकते हैं। वहीं अगर भारतीय परंपरा की बात करें तो यहां प्राचीन भारतीय जो इतिहास में समय की अवधारणा को आप समझने की कोशिश करें तो भारत में विश्व और समय की वैदिक काल के बाद जो परिकल्पना की जा रही थी, यानी उपनिषद के समय आप मान सकते हैं, उन विचारों में वैश्विक प्रचलन जो उस समय का था, जो विचार जिन विचारों का वैश्विक प्रचलन था उस पर आधारित यह समझ थी। और प्राचीन समाज में खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित के संदर्भ में समय के बड़े चाप को का प्रयोग किया जा रहा था, यानी लॉन्ग आर्क ऑफ टाइम वाज बीइंग यूज्ड टू इमेजिन टाइम, टू कंसेप्चुअलाइज टाइम इन एंशिएंट इंडिया। तो एक तरफ आप देखते हैं कि यूरोप में 7000 वर्ष में इतिहास, वर्तमान और भविष्य को भी समाहित कर दिया गया। वहीं भारतीय प्राचीन परंपरा में वास्ट आर्क ऑफ टाइम इज बीइंग यूज्ड, जो उसका मैग्नीट्यूड है या उसका डायमेंशन है वो काफी लंबा है। और इसी का जिक्र मैं पिछले लेक्चर में कर रहा था कि जब शुरुआती दौर में यूरोपीय इतिहासकार इस बड़े आर्क ऑफ टाइम को देख रहे हैं तो वो उसे खारिज कर रहे हैं कि ये मनगढ़ंत कुछ बात की जा रही है। लेकिन साइंस, रीजन, रैशनैलिटी, एविडेंस, इन सबों ने 19वीं शताब्दी के दौरान यह सिद्ध किया कि परहैप्स दी vast arcs of time are more appropriate conceptualization of chronology that can be useful to understand and make sense of things around us, to make sense of the past that we are trying to know about. तो यहां समय के होने का पैमाना बहुत बड़ा था और इसकी जरूरत थी। आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी की साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस ने इस बात को रेटिफाई किया, इसे मुहर लगा दी कि समय ज्यादा बड़ा है और इतना सीमित पैमाना संभवतः समय का रखना सही नहीं है, जो कि यूरोपीय परंपरा में चलता आ रहा था। उदाहरण के तौर पर भारतीय परंपरा में आप देखेंगे प्राचीन ग्रंथों में समय की कई इकाइयां यूज की गई हैं और वो सभी काफी बड़ी हैं और वो सभी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखी गई हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि दिस इज व्हाट आइंस्टीन सेज, दैट टाइम कैन बी विजुअलाइज्ड और टाइम कैन बी अंडरस्टूड not in absolute terms but always with reference to the frame of reference of the observer। तो ये आपको प्राचीन भारतीय स्रोतों में देखने को मिलता है सीधे तौर पर। अब जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आप मानव समय का पैमाना अलग पाएंगे, पूर्वजों के समय का पैमाना अलग पाएंगे, देवताओं के समय का पैमाना अलग पाएंगे, सृष्टि के रचयिताकार के समय का पैमाना या मनु के समय का पैमाना अलग पाएंगे। और ये सभी अलग अलग इकाइयों का प्रयोग करते हैं समय को दर्शाने के लिए। तो जैसे आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, अगर मानव समय की बात करें तो 12,000 वर्षों को समाहित कर कर एक युग की परिकल्पना की गई और हम लोग सभी जानते हैं कि 4 युग हैं और उसका एक जो अंतराल होता है वो 12,000 वर्षों का लगभग है और इसे ह्यूमन रेकनिंग माना गया, यानी मानवीय तरीके से अगर आप समय को समझने की कोशिश करें, मानवीय इकाई प्रयोग करें तो ये युग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग,
कलयुग और फिर वापस सतयुग। वैसे ही अगर देवताओं के समय का पैमाना देखें तो महायुग की बात की गई है और वो है 12,000 वर्ष मल्टीप्लाइड बाई 360 मानव वर्ष। तो वो जो पैमाना आएगा, वो जो इकाई आएगा, उसका प्रयोग किया गया है देवताओं के समय को समझने के लिए। वैसे ही अगर ब्रह्मा के समय का पैमाना देखें तो उसमें कल्प की बात की गई है और कल्प को अगर आप न्यूमेरिकली कन्वर्ट करें तो इट वर्क्स आउट टू बी 4.32 थाउजेंड मिलियन मानव वर्ष। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो डायमेंशन है टाइम का या मैग्नीट्यूड है टाइम का, वो काफी बड़ा और अलग है, रिलेटिव है। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसे देखने की कोशिश की। मनु के समय का पैमाना के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है मनवंतर और इसमें 71 महायुग समाहित हैं। तो यहां कृत जैसे 4800, त्रेता 3600, द्वापर 2400, कली 1200 और अगर इन सबों को जोड़ दें तो ये फिर 12,000 वर्ष आता है, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मानव वर्ष को देखें, अगर मानव काल को देखें या मानव यूनिट को देखें तो ये 12,000 वर्ष का आता है। और आप यह भी पाएंगे कि मनु का जो टाइम कंसेप्चुअलाइजेशन है वहां ईच ग्रेड ऑफ बीइंग हैज इट्स पीरियोडिसिटी, यानी एक बारंबारता है और कहीं ना कहीं एक इंटरकनेक्शन है। और फ्यूचर के रिसर्चर्स ने भी हमें यह बताया, इतिहास लेखन में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि फार्मर्स टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल वर्कर्स टाइम। जैसे अगर आप एक शहर को देखें तो 9 बजे इंडस्ट्रीज के हूटर्स बजते हैं और 5 बजे फिर छुट्टी की हूटर बजती है और वो समय जो डायरनल टाइम है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो शहरों के रोड उस समय भरे होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि वो रेकनिंग टाइम है। और हम लोग इसके इतने आदी हो चुके होते हैं कि आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, आज कोई त्योहार है उसमें छुट्टी का दिन है। तो ह्यूमन रेकनिंग ऑफ टाइम जो है वो डायरनल हो चुका है, क्योंकि दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एज। लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे तो समय तो वही है, उसी कालखंड में हम रह रहे हैं, लेकिन वहां आज सोमवार है या मंगलवार है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। क्या महत्वपूर्ण होता है कि आज अब अमुक मौसम आ गया, अब बारिश होगी, अब कटाई का समय आ गया, अब हार्वेस्टिंग का समय आ गया, या अब सीड को सो करने का समय आ गया। तो जो एग्रीकल्चरल टाइम है उसकी रिदम अलग है। फार्मर्स टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम religious time. Religion's time is different from farmer's time. Farmer's time is different from industrial workers' time. तो यहां भी आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आधुनिक युग में भी आज हम यह मानते हैं कि टाइम जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक रिलेटिव तरीके से, एक रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसे देखा जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समय को नापते हैं और विजुअलाइज करते हैं। और इसी की रिवर्बरेंस, और या आप कह सकते हैं इसी की प्रतिध्वनि आपको प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों में या स्रोतों में भी देखने को मिलता है कि कैसे अलग अलग तरीके से एक ही समय में समय को फ्रेम किया गया और उसमें अलग अलग यूनिट यूज किए गए। आज जैसे मान लीजिए 2 ग्रहों के बीच का डिस्टेंस हमें नापना हो तो हम लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं, या सूर्य और पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस को नापना हो तो हम लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं। और वह भी अपने आप में समय पर आधारित है कि लाइट को कितना समय लगेगा सूर्य से पृथ्वी तक आने का। तो ये सभी रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका प्रचुर मात्रा में आधुनिक युग में भी हम प्रयोग करते हैं। और इस लेक्चर में हमने देखा कि इसकी प्रतिध्वनि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलती है। और यह जो भिरंत है डिफरिंग कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ क्रोनोलॉजी या टाइम का, वो 19वीं शताब्दी
भारतीय औपनिवेशिक समय में वो प्ले आउट भी हुआ। धन्यवाद।